नमस्कार, हाजिर हूँ मैं रुमाना इसार खान। आज पॉलिटिकल न्यूज़ के बारे में बात करने आई हूँ। बिहार में बीजेपी के दो लड़कों की जोड़ी फ्लॉप हो गई। समझे आप मैं किसकी बात कर रही हूँ? बीजेपी के कौन दो लड़के जिनकी जोड़ी बिहार में फ्लॉप हो गई है? दरअसल मैं बात कर रही हूँ नितिन नबीन और सम्राट चौधरी की। एक जो पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं और दूसरे जिनके सर पर बिहार का मुख्यमंत्री वाला ताज सजाया गया है। एक तरीके से दोनों को लेकर ही बीजेपी में इस लिहाज से इतिहास रचा गया कि सबसे युवा अध्यक्ष बीजेपी को नितिन नबीन के तौर पर मिले और बिहार को बीजेपी का जो पहला मुख्यमंत्री मिला वो सम्राट चौधरी के तौर पर मिला। इन दोनों की ही परीक्षा थी, इन दोनों की जोड़ी का ही एक तरीके से आप कह सकते हैं एग्जाम था बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव और इन दोनों की जोड़ी हो गई है फेल। ये है शुरुआती रुझान जो बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के तौर पर सामने आ रहा है। जब हम छोटे थे तो याद है आपको वो विक्रम बेताल वाली कहानियां आया करती थी, उसमें बेताल पूरी कथा सुनाता था और फिर विक्रम से सवाल पूछता था। तो चलिए, माफ़ कीजिएगा, चलिए मैं थोड़ी देर के लिए बेताल वाली भूमिका में आती हूँ, ठीक है ना। और बेताल वाली भूमिका में जब मैं आई हूँ तो कथा शुरू करती हूँ मगध क्षेत्र में, एक विधानसभा क्षेत्र जिसका नाम था बांकीपुर। बांकीपुर जो लगातार बीजेपी का गढ़ और बीजेपी का किला, इसी तौर पर जिसकी अपनी पहचान सियासी तौर पर बिहार के सियासी नक्शे पर बनी हुई थी, क्योंकि 1995 से ये सीट बीजेपी जीत रही थी जब ये पटना वेस्ट हुआ करती थी और तब यहाँ पर अभी जो नितिन नबीन यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे थे उनके पिता यहाँ से चुनाव जीतते थे। 2006 में उनके निधन के बाद इस सीट से नितिन नबीन को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। 2006 में पहला उपचुनाव जब हुआ था, पटना वेस्ट ही तब इस सीट का नाम था, तब यहाँ से नितिन नबीन जीते और उसके बाद परिसीमन के बाद जब ये बांकीपुर सीट बन गई तो एक तरीके से बांकीपुर सीट जब से बनी थी तब से यहाँ पर कमल खिल रहा था और नितिन नबीन यहाँ पर कमल खिला रहे थे। अब पार्टी ने जब नितिन नबीन को अध्यक्ष बनाया और राज्यसभा भेजा तो जाहिर सी बात है उन्होंने विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे के बाद ही ये सीट खाली हुई और यहाँ पर उपचुनाव की नौबत आई। उपचुनाव में ताल ठोकने उतर गए जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर। माना यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने आकर ही यहाँ पर बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। लेकिन क्या वाकई में प्रशांत किशोर की वजह से बीजेपी का खेल बिगड़ा, या फिर ये दो लड़कों की जोड़ी क्योंकि ये फ्लॉप हो गई है, क्योंकि जो इनसे उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर ये खरी नहीं उतर पाई है, क्योंकि इन्हें जिस तरीके से पार्टी को संभालना था और जिस तरीके से पार्टी को धार देनी थी, जिस तरीके से पार्टी को एकजुट करना था और जिन नीतियों के साथ बिहार के अंदर सत्ता को आगे बढ़ाने का काम करना था, वो ये नहीं कर पाए। इसी वजह से प्रशांत किशोर की लॉटरी लग गई। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब वक्त के साथ मिलेंगे। फिलहाल तो लॉटरी कहा जाएगा इसको प्रशांत किशोर के लिए, क्योंकि यही प्रशांत किशोर, यही इनकी जनस्वराज पार्टी। और साल भर भी नहीं हुआ, 2025 के अंदर जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो प्रशांत किशोर की पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। खाता खुलना तो दूर की बात है, ज़्यादातर सीटों पर प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। बीजेपी का परचम लहराया था, एनडीए को बड़ी जीत मिली थी और ऐसे में ये बांकीपुर, ये तो साख और नाक सबका सवाल था बीजेपी के लिए। तो ऐसा क्या हो गया कि साल भर के भीतर भीतर वो बीजेपी, वो एनडीए जिस पर जनता ने इतना भरोसा दिखाया था, भारी जनमत के साथ, बहुमत के साथ सत्ता में पहुंचाया था, जिससे बीजेपी के हौसले इतने बुलंद हुए कि नीतीश कुमार, सेहत वैसी उनकी गिरी हुई चल रही थी, उनको हटाकर बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बिहार के अंदर बनवा दिया और ये हालत हो गई है कि बीजेपी अपनी सीट, बांकीपुर सीट नहीं बचा पाई है। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये हुआ क्या। अब इसमें जो अलग अलग वजह बताई जा रही है, गिनाई जा रही है राजनीतिक विश्लेषकों, राजनीतिक पंडितों की तरफ से, तो उसमें एक तो ये बात बार बार कही जा रही है कि पार्टी में एकजुटता नहीं थी, संगठन जो है वो एकजुट नहीं था, संगठन का मोराल भी बहुत डाउन था। ये माना जा रहा है कि नितिन नबीन, उन्होंने उम्मीदवार चुनने में कुछ जल्दबाजी की और अपनी सीट और यहाँ से तो मैं ही जीतता आया हूँ और अब तो मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, इस सोच के साथ एक उम्मीदवार पहले दे दिया गया पार्टी की तरफ से या नितिन नबीन की तरफ से। अब इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण तो नहीं आया, लेकिन जो ऑफिशियल बीजेपी का उम्मीदवार था, बाद में ऐसा दबाव बना और वो उम्मीदवार इस तरीके से आरोपों में घिरा कि उनके पिता तो लालू प्रसाद यादव के साथ जो चारा घोटाला हुआ था उसके आरोपियों में उनका नाम रहा कि वापस लेनी पड़ी उनको उम्मीदवारी और फिर बीजेपी की तरफ से नीरज सिन्हा को अपना नया उम्मीदवार बनाया गया।
अब इससे जनता में एक मैसेज ये गया कि भाई बीजेपी अहंकार में आ गई है क्या, कि बीजेपी को लग रहा है कि उसकी इतनी तूती बोल रही है कि वो किसी को भी यहाँ से खड़ा करेगी, चुनाव मैदान में उतारेगी और वो जीत जाएगा, क्योंकि वोट जो है वो कमल पर पड़ेगा, क्योंकि नितिन नबीन और सम्राट चौधरी की जो दो लड़कों की बीजेपी वाली जोड़ी है उसका सिक्का जो है वो जमा हुआ है बिहार की राजनीति में। लेकिन सारे जो समीकरण थे वो ध्वस्त हो गए। प्रशांत किशोर तो यहाँ पर एक्स फैक्टर बनकर बीजेपी के लिए शॉकिंग साबित हुए हैं। प्रशांत किशोर चुनावी राजनीति में उन्होंने एंट्री मारी और धमाकेदार अंदाज पे, मतलब भले ही अपनी पार्टी के लिए वो कुछ ना कर पाए हों, भले ही जन स्वराज का बुरा हाल चुनावी राजनीति में जब पार्टी ने डेब्यू किया उसका हुआ, लेकिन प्रशांत किशोर ने अपने डेब्यू के साथ एक हीरो के तौर पर अपनी कम से कम लीड वाली जो फिल्म है उसको हिट कर दिया है। पॉलिटिकल फिल्म खुद जिसमें हीरो प्रशांत किशोर हैं वो उन्होंने हिट कर दी है बांकीपुर में बीजेपी को पछाड़कर। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर इस वक्त सबसे ज़्यादा फायदे में नजर आ रहे हैं और जितनी बड़ी लूजर अभी बीजेपी नजर आ रही है सम्राट चौधरी और नितिन नबीन के रहते बांकीपुर सीट हारने की वजह से, उतने ही बड़े लूजर इस वक्त तेजस्वी यादव भी नजर आ रहे हैं। आरजेडी के उम्मीदवार की तो बुरी गत बनी है। तीसरे नंबर पर आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता पहुंच गई है। वही रेखा गुप्ता जो पिछले चुनाव में सीधे नंबर 2 पर रही थी, जिनके साथ आर पार की बीजेपी की लड़ाई होती रही है, आरजेडी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया गया है। कुल मिलाकर पक्ष और विपक्ष दोनों को प्रशांत किशोर बड़ी चुनौती दे रहे हैं। दोनों के लिए प्रशांत किशोर बड़े चैलेंजर बनकर उभरे हैं। और एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि भाई एक अकेले प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे। तो भाई एक फिल्म आई थी बॉलीवुड की, एक बंदा ही काफ़ी है। अब प्रशांत किशोर जिस तरीके के सियासी तेवर, जिस तरीके के सियासी मिजाज दिखा रहे हैं, उससे ये तय मानकर चलिए कि अगर विधानसभा, क्योंकि अभी तक नतीजा घोषित नहीं हुआ है इसलिए अगर लगा रही हूँ मैं राइडर के साथ, ठीक है ना, हालांकि लीड अभी तक काफ़ी बड़ी है उनकी जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अभी तो अगर ही लगाऊंगी तो पहुँचेंगे प्रशांत किशोर, तो फिर नाक में दम जितना पक्ष के करेंगे उतना ही विपक्ष के करेंगे, क्योंकि अभी प्रशांत किशोर इस समय खुद को मुख्य विपक्ष की भूमिका में लाने की कोशिश करेंगे और मुख्य भूमिका विपक्ष की जब वो निभाएंगे तो जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव को वो डेंट करेंगे। और ऐसे में चुनौती लगातार सम्राट चौधरी के लिए वो पेश करेंगे। पहले ही प्रशांत किशोर की तरफ से कह दिया गया था कि ये बांकीपुर सीट के चुनाव को आप सिर्फ एक सीट के उपचुनाव के तौर पर मत देखिएगा, ये तो रेफरेंडम है सम्राट सरकार के लिए। और सम्राट चौधरी को निशाने पर लगातार इसलिए भी ले रहे हैं प्रशांत किशोर क्योंकि जब से सम्राट चौधरी के सिर पर बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर ताज सजा है, तब से एक के बाद एक कानून व्यवस्था की जो घटनाएं घट रही हैं उसके बाद निशाने पर सम्राट चौधरी आ रहे हैं। अब हाल ही में भरत तिवारी वाला जो इनकाउंटर हुआ कि साहब सरेंडर कर दिया था भरत तिवारी ने, बावजूद इसके पुलिस ने उसको मार डाला, इसको लेकर भी जो बिहार सरकार है उसको बैकफुट पर आना पड़ा। विरोधी तो विरोधी जो अपने थे उन्होंने भी इसको लेकर सवाल उठाए और सम्राट सरकार की घेराबंदी तो हुई। उसके बाद जिस तरीके से छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 बिहार की सड़कों पर नजर आई और पुलिस की तरफ से AK-47 दागने की बात कही गई, इसको लेकर भी जो सम्राट सरकार है वो विपक्ष के निशाने पर भी आई और सम्राट सरकार बैकफुट पर भी आई। बाद में सम्राट सरकार की तरफ से बाकायदा निर्देश जारी किए गए कि जितने केसेस युवाओं पर हैं सरकार उन सबको वापस ले रही है। तो घिरी हुई सम्राट सरकार नजर आई, घिरे हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी के भीतर भी कहीं ना कहीं एक अगड़ा और पिछड़ा को लेकर लड़ाई आप कह लीजिए या एक असमंजस की स्थिति आप कह लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से ओबीसी होने की वजह से सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री का ताज मिला, उससे कहीं ना कहीं संदेश ये गया कि वो सवर्ण वोटर, वो ब्राह्मण बनिया वोटर जिसने अपनी जिंदगी बीजेपी को दे दी, उस वोटर के साथ या फिर उस जाति से आने वाले नेताओं के साथ बीजेपी जो है वो न्याय नहीं कर पा रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कहा तो नहीं गया लेकिन दबी जबान में इसको लेकर सुगबुगाहट रही कि विजय सिन्हा साबित हुए हैं। इससे पहले तक जब डिप्टी सीएम थे, नीतीश मुख्यमंत्री होते थे, तो सम्राट और विजय सिन्हा दोनों डिप्टी सीएम होते थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री वाला ताज सजाने की बात आई तो फिर पार्टी ने विजय सिन्हा को तरजीह नहीं दी, पार्टी ने सम्राट चौधरी को तरजीह दे दी। सम्राट चौधरी जो घाट घाट का पानी पीकर आए, मतलब सम्राट चौधरी आरजेडी में भी रहे, सम्राट चौधरी अलग अलग पार्टियों से होते हुए बीजेपी में आए। कोई ऐसा तो है नहीं कि सम्राट चौधरी नेचुरली, इनिशियली, ऑर्गेनिकली बीजेपी के थे। सम्राट चौधरी के जो पिता है शकुनी चौधरी, लालू प्रसाद यादव के इतने करीबियों में एक समय में वो गिने जाते रहे, लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री रहे। खुद सम्राट चौधरी जो है वो आरजेडी के ज़माने में मुख्य पदों पर रहे हैं सरकार के भीतर। तो कुल मिलाकर इसीलिए एक
टसल आप कह लीजिए, एक आप ये कह सकते हैं कि पार्टी के भीतर असंतुष्ट जो हैं उनको बल मिल रहा था कि ये अगड़ा बनाम पिछड़ा वाली लड़ाई जो है पार्टी के अंदर घर कर गई है। और बड़ी बात ये कि प्रशांत किशोर, वो तो सवर्ण जाति से आते हैं ना कहीं बिहार के अंदर जो सवर्ण वोटर है, अभी तक जिसको ये बात समझा दी गई थी कि बिहार की राजनीति में अब सवर्ण जो हैं वो कभी भी मेन लीड, मुख्य भूमिका, हीरो की भूमिका में नहीं आ सकते हैं। हाँ, कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर और सपोर्ट आर्टिस्ट के तौर पर ही अब उनको अपने आप को भूमिका सियासी तौर पर सीमित करके देखना होगा। तो प्रशांत किशोर ने तो पटकथा बदल दी है ना। सवर्ण जाति से प्रशांत किशोर आते हैं, और अगर प्रशांत किशोर ने जिस तरीके का बड़ा उलटफेर उपचुनाव में किया है, आने वाले समय में 2030 में जब बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे, अगर इसी तरीके से जनसुराज क्लिक कर जाएगी, फिर तो बिहार का मुख्यमंत्री अगला प्रशांत किशोर के रूप में सवर्ण मुख्यमंत्री बिहार को मिल सकता है। भाई, जो कहा जा रहा था कि बिहार के अंदर राजनीति अब हमेशा के लिए बदल गई है, मतलब एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव के बाद नीतीश कुमार, और अब जब बीजेपी ने भी अपना मुख्यमंत्री दिया तो बीजेपी भी उसी पिछड़ा जाति वाली सियासी धुरी के इर्द गिर्द ही अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को बुनती हुई नजर आई, और सम्राट चौधरी की ताजपोशी बीजेपी को करनी पड़ी, ये माना जा रहा था। तो उस क्लिशे को भी तोड़ते हुए यहां पर प्रशांत किशोर नजर आए। प्रशांत किशोर पी के खुद इतना बड़ा किरदार कि उनके सामने बीजेपी ने जिस नीरज सिन्हा को उतारा, अब वो नीरज सिन्हा पहली बार विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे थे। बीजेपी की तरफ से अगर किसी बड़े कद्दावर नेता को इस सीट से चुनाव मैदान में उतारा जाता तो हो सकता है समीकरण कुछ अलग किस्म के होते। बीजेपी की तरफ से अगर जो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते एक सुशासन की पटकथा राज्य में एनडीए की तरफ से आगे बढ़ाई जाती थी, अब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उस सुशासन वाली पटकथा को भी डेंट लग रहा है, और इसको लेकर भी माना जा रहा है कि बिहार के वोटर में नाराजगी है। इसी दम पर तो प्रशांत किशोर कह रहे थे ना कि ये सिर्फ और सिर्फ बांकीपुर चुनाव उपचुनाव एक सीट की हार जीत नहीं, ये तो सम्राट चौधरी को लेकर बिहार की जनता का रेफरेंडम होगा। अब वाकई में क्या होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। पहले तो 29 लोकसभा चुनाव और उसके बाद 30 बिहार विधानसभा चुनाव। लेकिन हाँ, राजनीति के पंडित इतना जरूर कह रहे हैं कि मत भूलिए, जिस तरीके से सूर्य जो है वो पूरब से निकलता है, इसी तरीके से भारतीय राजनीति को दिशा दिखाने का काम भी ये पूर्वी भारत का एक बड़ा जागरूक, सशक्त, पॉलिटिकली सशक्त, राजनीतिक तौर पर सशक्त जो राज्य है बिहार, वो करता आया है। बिहार ने पहले भी देश की राजनीति को दिशा दी है, तो क्या इस बार भी बिहार बांकीपुर उपचुनाव का ये नतीजा देश की राजनीति को कोई नई दिशा देने जा रहा है? और क्या वाकई में बांकीपुर में जो प्रशांत किशोर की जीत है उसे बीजेपी की अंदरूनी कलह, बीजेपी की गुटबाजी और बीजेपी का पिछले कुछ समय से जब से ताजपोशी सम्राट चौधरी की हुई है तब से एक के बाद एक जो घटनाएं बिहार में घटी हैं उनको सही से हैंडल ना कर पाना, इससे आगे बढ़कर क्या ये माना जाए कि बिहार ने जाति धर्म की जो दीवारें थी चुनावी राजनीति में, जो माना जाता है कि यही हार और जीत को तय करती हैं, उनको तोड़ दिया है, और अलग किस्म की राजनीति को क्या बिहार आगे बढ़ा रहा है, जिसमें जाति धर्म से ऊपर उठकर वोटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, तमाम मुद्दे, क्योंकि ये वो तमाम मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, जिसको जोर शोर से प्रशांत किशोर की तरफ से लगातार उठाता गया। तो वाकई में क्या इन बुनियादी मुद्दों पर यह चुनाव हुआ है? अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि बिहार में बीजेपी के दो लड़कों की जोड़ी फ्लॉप हो गई है। बिहार में प्रशांत किशोर का चुनावी डेब्यू सुपर हिट साबित हो रहा है। और क्योंकि ये कथा थी विक्रम बेताल वाली और मैंने बेताल के तौर पर आपको ये पूरी कथा सुनाई है, तो चल बता विक्रम, वो क्यों जीता, वो क्यों हारा? आपके लिए सवाल छोड़कर जा रही हूँ। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आखिरकार आपको क्या वजह लग रही है, क्यों प्रशांत किशोर धमाकेदार जीत की तरफ बांकीपुर में बढ़ रहे हैं, क्यों बीजेपी अपने ही घर में, अपने ही किले में या यूँ कहें वो जो शेर है ना कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो क्यों आखिरकार बांकीपुर जो बीजेपी का अपना घर है, अपने ही कूचे से बीजेपी को इतना बेआबरू होकर जनता ने सत्ता से बाहर का रास्ता क्यों दिखाया है? बता विक्रम, बता तेरे मन में क्या है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।